बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ई कैट का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.6 से 2.8 कवर करेंगे। और चूँकि सेकंड चैप्टर है, ज़्यादातर इसमें डेफिनेशंस ही इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स है। ठीक है जी, हमने इससे पहले सेट्स का यूनियन फाइंड आउट किया, सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया और सेट्स का डिफरेंस भी हमने फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम सेट्स की प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं जी। ठीक है जी, जो सेट्स की प्रोडक्ट होती है उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। वो कैसे फाइंड आउट होता है, इसके लिए एक एग्जांपल देखें। मेरे पास सेट ए है जी, ए बी सी, और सेट बी है जी एक्स वाई। ठीक है, देन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते थे, सॉल्यूशन देखते हैं जी। हमारे पास ए क्रॉस बी दैट इज़ ए सेट की वैल्यू पुट की, बी सेट की वैल्यू पुट की और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, सबसे पहले आपने ए को एक्स के साथ ऑर्डर पेयर बनवाना है, फिर ए को वाई के साथ करना है, फिर सिमिलरली बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, चलिए जी कर देखते हैं। ए को एक्स के साथ ऑर्डर पेयर किया तो ए एक्स आ गया, फिर ए को वाई के साथ किया तो ए वाई आ गया। अब बी की बारी आएगी तो बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये ऑर्डर पेयर बनाएगा तो बी एक्स आ जाएगा। फिर इसी तरह बी वाई, फिर सी को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सी एक्स और सी वाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, और ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अगर आप एलिमेंट्स चेक करें तो किस फॉर्म में हैं, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है। ठीक है जी, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, कहते हैं जी इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज। ठीक है जी, कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, ए क्रॉस बी, इनका जो आंसर होता है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। जैसे अगर हम देखें हमारी प्रोडक्ट को, तो मेरे पास ये आंसर आया था। इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर आप अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं ये बी एक्स सेलेक्ट करता हूँ तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट बी है जो किस सेट से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग कर रहा है, और सेकंड एलिमेंट एक्स है जो कि बी सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं और फर्स्ट एलिमेंट जो एक्स है वो ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट जो वाई है वो बी से बिलोंग करेगा। अब मूव कर दीजिए नेक्स्ट डेफिनेशन, रिलेशन या बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन की तरफ। तो एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट की, उसका कोई भी सेट आप ले लें तो वो आपका एक रिलेशन या बाइनरी रिलेशन कहलाता है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन इसकी रीड आउट करते हैं जी। कहता है जी एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ए ऑप्शन में रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। सेकंड इसकी डेफिनेशन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है जी, अब ए क्रॉस ए, अब सेट्स हमारे पास सेम हो गए हैं तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी उसे क्या कहेंगे, इसका जो सबसेट होगा उसे क्या कहेंगे। ठीक है जी, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए या रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन ए या फिर क्या कहेंगे। ठीक है जी, तो इन ये सब ही सबसेट ए क्रॉस ए के नाम है जी। ठीक है जी, इन्हें रिलेशन फ्रॉम ए टू ए भी कहा जाता है, रिलेशन इन ए भी कहा जाता है, रिलेशन ऑन ए भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। अब जी मूव करते हैं जी डोमेन की तरफ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डोमेन क्या हुआ करती थी, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है जी, किसी भी रिलेशन के फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे डोमेन कहा जाता है। जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक रिलेशन है, इसके अगर फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दिया जाए तो वो आपके पास डोमेन कहलाती है। ठीक है जी, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी, ऑफ अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब रेंज क्या होता है, जैसे कि डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का सेट था तो रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है। कहते हैं जी द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन। ठीक है जी, रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसे क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है जी, आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है। ठीक है, इसके से पहले आप एमसीक्यू नंबर अगर आप 6 देखें। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 6 कहता है जी द आइडेंटिटी रिलेशन इन। ठीक है जी, इस ए में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, जैसे अगर आप ए गौर करें, ए ऑप्शन, तो 1
2 3 4 5 6 है। बी ऑप्शन में देखें तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 है। और अगर सी ऑप्शन देखें तो ये आइडेंटिटी रिलेशन की ऑप्शन है। वो क्या है जी, इसमें देखें हर ऑर्डर पेयर का क्या है जी, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेम है। कोई भी आप देख लें तो ऐसी रिलेशन जिसमें हर ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम हो, हर ऑर्डर पेयर्स के जो एलिमेंट्स है वो सेम हो, जैसे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट्स सबके सब क्या हैं, सेम है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। ठीक है ना। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी। कहते हैं जी एन आइडेंटिटी रिलेशन इन ए इज़ डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइंड होता है कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे रिलेशन के वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट केस में कहा हुआ है कि y लेस देन इक्वल टू x है, सेकंड केस में y ग्रेटर देन इक्वल टू x है। सी ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें x और y आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये इसकी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन जी। ठीक है जी। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है तो उसके ऑर्डर पेयर्स का ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है जी, जैसे मेरे पास ये एक रिलेशन है, ठीक है जी, इसका इन्वर्स बताना है तो क्या होगा, इन्वर्स ये A1 लिखा हुआ है तो ऑर्डर मैं चेंज कर देता हूँ तो 1A कर दूँ, इसी तरह 1B 2C और 3A कर दूँ तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है जी। इन्वर्स में बहुत इजी काम है कि आपने ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स की ऑर्डर चेंज कर देना होता है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें डेफिनेशन इसकी क्या है, कहते हैं इफ़ अगर मेरे पास ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है जी, क्या है, एक रिलेशन है जिसमें x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, और y किससे बिलोंग कर रहा है, b से, ये कोई भी रिलेशन, देन इसका इन्वर्स r इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या करना था, ऑर्डर पेयर का एलिमेंट की ऑर्डर चेंज करना था, तो वहाँ पे x बार दिए yx हो गया, और अगेन y किससे बिलोंग करेगा, b से कर रहा है, और x किससे बिलोंग करेगा, वो a से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास y बिलोंग्स टू a है, a की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था, b होना चाहिए। ठीक है जी। ये मेरे पास ये ऑप्शन अब करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन है, ये भी इन्वर्स ही की, कहती द इन्वर्स बाइनरी रिलेशन आर इज़ अ बाइनरी रिलेशन। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन होगी, उसने चेंज तो कर दी है रिलेशन ए, ठीक है ना, ए बी था, चेंज कर दिए बी ए कर दिया, कहता है जी ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो जो चेंज करते हैं वो भी उस साइड से बिलोंग करता है। ठीक है, जिसको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे बी ए, मगर बी ए लिखा हो तो ए बी को हमने चेंज किया था बी ए में। अब जैसे कि सी ऑप्शन हमारे पास, ठीक है ना, हमने चेंज किया बी ए में ए बी को, तो ए बी किससे बिलोंग कर रहा था, रिलेशन, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। एक और चीज़ आप याद की रखिएगा कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक आइडेंटिटी रिलेशन ही होता है। फॉर एग्जांपल MCQ नंबर 6 में हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन था, इसका मैं इन्वर्स अगर फाइंड आउट करूँ तो 1 1 लिखा, मैं अगर पोजीशन चेंज करूँ, ऑर्डर चेंज करूँ तो ये 1 1, इसी तरह ये 2 2 होगा, थर्ड में 3 3 हो जाएगा, तो ये भी एक वही रिलेशन ही रहेगा, ये आइडेंटिटी होता है। ये आपने MCQ नंबर 9 में कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी ही रिलेशन होता है जी। अब जी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फंक्शन। ठीक है जी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारे पास असल में एक रिलेशन ही होता है। ठीक है जी, एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, वो क्या है, कहते हैं जी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, ए क्रॉस बी एक रिलेशन था। ठीक है, इस सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ़, कंडीशन इसमें 2 एग्जिस्ट करती हैं। पहला जी कहता है जी इफ़ डोमेन ऑफ एफ इज़ ए की इक्वल होना चाहिए, यानी जो सेट जो रिलेशन की डोमेन है वो ए के इक्वल होना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑफ पेयर्स, ठीक है, ऑफ एफ, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहली बात कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, और हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल MCQ नंबर 11 हम देखें तो सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी, बी दिया हुआ 1 2 3, कहता है अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो
हमारे पास इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है जी, ठीक है, ए ऑप्शन बी सी के डी है। अगर हम ए देखें तो उसकी सबसे पहले डोमेन देखें तो ए बी सी डोमेन तो ए सेट के इक्वल आ रही है, मगर आप गौर करें फर्स्ट ऑर्डर पेयर और लास्ट ऑर्डर पेयर में ए रिपीट हो रहा है, तो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। बी में अगर हम डोमेन देखें तो ए बी सी, ठीक है, और ये तो ए के इक्वल हो रहा है, मगर अगेन इसमें बी एलिमेंट रिपीट हो रहा है। सी में सी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मगर डी में देखें अगर मैं डोमेन देखूं तो ए बी सी आ रहा है। यदि डोमेन देखूं तो मेरे पास ए बी सी ही आ रहा है और किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है जी, रिपीट नहीं हो रहा। तो ये आपका जो सबसेट है, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन है। फिर आगे जी फंक्शंस की टाइप्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली टाइप हमारे पास इनटू फंक्शन है। सबसे पहली टाइप इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है जी, एमसीक्यू नंबर आप अगर 12 देखें, कहते हैं जी एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन सच दैट कि रेंज ऑफ एफ, ठीक है जी, रेंज की बात कर रहा है कि सबसेट ऑफ बी है। अगर किसी फंक्शन की रेंज बी के सबसेट के इक्वल आ जाती है, बी का सबसेट बनती है, ठीक है, तो फिर वो जो फंक्शन होता है वो आपका इनटू फंक्शन कहलाता होता है, ठीक है जी। अगर कोई फंक्शन है उसकी रेंज सेट बी के इक्वल नहीं, उसका सबसेट बनती है, तो उसे इनटू फंक्शन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जी ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं या सर्जेक्टिव को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ऑनटू फंक्शन क्या है, ठीक है जी, कहता है जी एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है जी, सच दैट रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की जो रेंज है किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो इस केस में जो आपका ये जो फंक्शन है ये आपका ऑनटू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इनटू में क्या था, सबसेट होना चाहिए और ऑनटू में क्या है, इक्वल होना चाहिए। अब जैसे कि नेक्स्ट बी ऑनटू फंक्शन की ही डेफिनेशन है, कहता है जी आ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन इफ इट्स रेंज। तो ऑनटू फंक्शन के लिए रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, सेट बी के इक्वल होनी चाहिए थी। एमसीक्यू नंबर 15 भी आपकी ऑनटू फंक्शंस की ही है, कहता है जी आ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ, ठीक है जी, इज इक्वल टू किसके, बी। तो देन एफ क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 16 आपने खुद ऑब्जर्व करने की क्या वो कहना चाहता है। अब जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी ऑन वन फंक्शन की तरफ, ठीक है जी, वन फंक्शन की तरफ। ये वन फंक्शन क्या होता है, रीड आउट कहता है जी एमसीक्यू नंबर 17 कहता है अ फंक्शन इन विच द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर आर डिस्टिंक्ट, ठीक है जी। सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर फंक्शन का एक एमसीक्यू किया था, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 11, ये मेरे पास फंक्शन आया था, इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जिसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं, वन फंक्शन कहते हैं। अब मूव करते हैं जी इंजेक्टिव फंक्शन की तरफ, ठीक है जी। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कहता है अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव इफ, ठीक है जी, अगर कोई फंक्शन मेरे पास वन और इनटू हो, ठीक है जी, वन और इनटू या इनटू और वन हो, तो उस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। इनटू के लिए क्या था, याद है कि उसकी रेंज, ठीक है जी, उसकी जो रेंज है वो बी का सबसेट होना चाहिए। और वन के लिए था क्या था कि सेकंड एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर रिपीट नहीं होना, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि ये बोथ वन एंड इनटू जो फंक्शन होगा, ठीक है जी, उसे आप इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हो। अब जी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बाइजेक्टिव फंक्शन की, ठीक है जी। अब फंक्शन एफ ए टू बी इज इन बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी, यहाँ पे बाइजेक्टिव आना था। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा कोई फंक्शन, तो फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, अगर वो क्या हो, ऑन टू और वन हो, ठीक है जी, ऑन टू और वन अगर हो तो उसे आप क्या कहते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हो। जैसे कि एमसीक्यू नंबर दोबारा अगर मैं रीड आउट करूँ, कहता है अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव, कब होगा, वन बट नॉट ऑन टू, ये नहीं है जी, ठीक है जी, वन और ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू वन होना चाहिए। फिर इसी तरह बी ऑप्शन हमारे पास ऑन टू बट
नॉट 1 1, तो ये भी नहीं है, सी ऑप्शन इसका ठीक है जी कि 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ओके हो गया। इसी तरह बोथ 1 1 एंड इन टू, ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की है। ठीक है जी, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हुज रेंज, ठीक है, जस्ट वन एलिमेंट हो। ठीक है जी, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक नंबर हो, एक एलिमेंट हो, तो वो आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास MCQ नंबर 21 है। इफ़ ए दिया हो बी हो देन, अच्छा जी क्या ये एक फंक्शन है जी, क्योंकि ए बी सी अगर फर्स्ट एलिमेंट्स का मैं डोमेन लूँ तो सेट ए की इक्वल आ रहा है। ओके हो गया, तो ये फंक्शन है और कोई फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। अब दूसरी बात, इसकी रेंज अगर मैं निकालूँ तो रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट्स का सेट जो कि 1 ही है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सिर्फ सिंगल वैल्यू पर हो या सिंगल टर्न सेट हो, तो उसको आप क्या कहते हो? ठीक है जी, क्या कहते हो? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी ग्रुप की तरफ। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप असल में एक सेट होता है जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी वो ज़रा आप रीड आउट करो जी। सबसे पहले कहता है जी, डेफिनेशन हम इसकी देखें। कहता है जी अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इस कार्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, वो कितनी प्रॉपर्टीज़ थी? 4। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी साथ सेटिस्फाइड करे। सेकंड हमारे पास जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और फोर्थ मेरे पास कौन सी है? ठीक है जी, कौन सी है? इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे तो उस सेट को हम ग्रुप का नाम देते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? अगर किसी सेट में से मैं 2 एलिमेंट्स लूँ और उस पर ऑपरेशन अप्लाई करूँ, कुछ भी हो, प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी हो, तो उस ऑपरेशन अप्लाई करके उसका आंसर उसी सेट में हो तो वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है या वो सेट क्लोज होता है। अच्छा जी, एक बात आपने याद रखनी, अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड करे तो उस सेट को फिर हम ग्रुपाइड का नाम देते हैं। ठीक है जी, अगर कोई सेट सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो उसको ग्रुपाइड का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको याद होगा कि 3 एलिमेंट्स लेते हैं और ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज करते होते हैं। जैसे कि MCQ नंबर 23 हमारे पास है। कहता है जी द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी, सच दैट के ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी हमारे पास आ गया। तो इस एक्सप्रेशन का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। ठीक है ना। अब एक और नोट ये भी याद रखिएगा, कोई सेट अगर क्या करे, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड कर दे, सिर्फ ये फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे, तो फिर वो जो सेट आपका जी है उसे क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप कहा जाता है जी। ठीक है, उस सेट को क्या कहा जाता है? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है? कि ऐसा सेट जो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। अब जी नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है जी। ठीक है जी, या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? क्या थी? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई। ठीक है, बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए स्टैरिक ई या ई स्टैरिक ए हो तो इसका आंसर ए है। जैसे कि एडिशन के केस में a + 0 इज इक्वल टू ए हुआ करता था, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 था, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तब आता है। तो ई ये आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करता है। ठीक है जी, ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जो किसी में दूसरे एलिमेंट्स में मैं परफॉर्म करूँ, ऑपरेट करूँ तो आंसर वो नंबर ही आ जाए। अब नेक्स्ट जी स्पेशल नोट। ठीक है जी, क्या है कि अगर कोई सेट है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे किसी के ऑपरेशन के भी रिस्पेक्ट, तो फिर उस सेट को हम मोनोइड का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इनवर्स प्रॉपर्टी की। ठीक है जी, इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? ठीक है जी, अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे कि कोई सेट ठीक है जी, फॉर आल्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए स्टैरिक ए प्राइम या ए प्राइम स्टैरिक ए। ठीक है जी, किसके इक्वल हो? ई आइडेंटिटी था। एडिशन के केस में 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे a + -a करूँ तो क्या आता है? 0 आता है। और मल्टीप्लिकेशन में a × a इन्वर्स कर दो तो ठीक है तब 1 आता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है?
ठीक है जी, इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती होती है। और अब ये भी स्पेशल नोट, ठीक है ना, वो क्या है कि अगर कोई सेट कोलियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे तो उस सेट को फिर ग्रुप का नाम दिया जाता है। दोबारा रिवाइज करते हैं जी, अगर कोई सेट सिर्फ कोलियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो उसे ग्रुपाइड कहा जाता था। अगर कोई सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे तो उसे सेमी ग्रुप का नाम दिया जाता था। और अगर कोई सेट, ठीक है जी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को साथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करे तो उसे मोनोइड कहा जाता था। और अगर कोई सेट 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे, कोलियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स, तो उसे ग्रुप कहा जाता है। और इसके बाद जी अबेलियन ग्रुप आता है। अबेलियन ग्रुप क्या है, अगर कोई ग्रुप यानी वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, अगर वो सेट कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे तो वही जो ग्रुप है वो आपका अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी, अ ग्रुप जी अंडर द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड द कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब जैसे कि अब नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमने पीछे कर चुके हैं, उससे रिलेटेड है। कहता है जी अ मोनोइड इज ऑलवेज, ठीक है जी, मोनोइड क्या होगा, मोनोइड कब आता है, सेमी ग्रुप के बाद, तो एक मोनोइड हमेशा सेमी ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जी कहता है जी आ सेमी ग्रुप इज ऑलवेज, तो सेमी ग्रुप कब आता है, कब होता है, जब वो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है ना, कोलियर और एसोसिएटिव। तो इस यानी सेमी ग्रुप कब आएगा, जब वो कोलियर प्रॉपर्टी से मूव करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मगर चूँकि एसोसिएटिव कोलियर प्रॉपर्टी पहले ही सेटिस्फाइड हो चुकी होती है, इसलिए सेमी ग्रुप हमेशा एक ग्रुपाइड होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है जी एमसीक्यू नंबर 29, स्टैटिक सेट को भी कॉमोटेटिव इफ फॉर ऑल ए स्टैटिक बी। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए हुआ करती थी, जैसे कि सी ऑप्शन, यानी कॉमोटेटिव ऑर्डर चेंज करने का नाम था। अब जी आगे हमारे पास कहता है जी एन element E belongs to A said to be identity element with respect to binary operation static on A। वो क्या थी कि A स्टैटिक E हो जाए या E स्टैटिक A हो जाए, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, A ही आना, तब ये E आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता था। अब नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है, इन्वर्स के लिए है। ठीक है जी, तब इन्वर्स कब था कि A स्टैटिक A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स टू A स्टैटिक, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है ना, A स्टैटिक A इन्वर्स इंटू इज इक्वल टू ई, या फिर ए स्टैटिक इंटू ए इन्वर्स हो, तो तब भी ये क्या होता था कि इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती थी। ठीक है जी, ये दोनों सेम है, ए इन्वर्स पहले होगा, ए प्राइम पहले। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जेड क्या है जी। ठीक है जी, जेड एक ग्रुप है, अंडर क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जेड इंटीजर का सेट हुआ करता था, और ग्रुप के लिए वही फोर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो क्या इंटीजर का सेट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, जी करता है बिल्कुल, हाँ जी, एसोसिएटिव भी करता है जी। और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या था, 0 0 भी इसमें एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, और अगर 2 है तो इन्वर्स 2 भी उसमें होता है, तो ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 33, ये आपने याद रखना है। कहता है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इन पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो पावर सेट, मेरे पास एक सेट था, उसके सब सेट पावर सेट बना दिया, और पावर सेट क्या था, सब सेट था। तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जी पावर सेट का, वो खुद सेट एक्स होता है। ठीक है जी, वो सेट एक्स होता है, और यूनियन के केस में एम्प्टी सेट होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक्स का मैं इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लूँ, जैसे कि सपोज ए सेट है मेरे पास, उसमें नंबर 1 है, तो एक्स में तो सब कुछ होगा, तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 एलिमेंट्स होते 2 3, एक्स में भी 2 3 होना था, तो 2 होना था, इसलिए इंटरसेक्शन में एक्स होता है, और यूनियन में हमारे पास पाई होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35 हमारे पास जी क्या है, कहता है जी सेट जिसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में, 3 की पावर में है, जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर समथिंग हो सकती है नेगेटिव, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मतलब नेगेटिव भी होगी, यानी 3 की पावर 2 साथ 3 की पावर -2 भी होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 की पावर 2 को 3 की पावर -2 के साथ, तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आपका सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, आप चेक कीजिएगा
प्रॉपर्टीज़ को ग्रुप की, तो ये क्या सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। सेम आप लोगों का MCQ नंबर 36 है, ये भी ये एडिशन के लिहाज से है। MCQ नंबर 38 ये भी आपने चेक करना है। कहते हैं जी द सेट इफ़ जी, जो सेट है जी -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन इन्वर्स ऑफ आयोटा क्या होगा, यानी आयोटा को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 1 है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, तो आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 1 है। तो आयोटा को जब आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, -1, पहले से -1 है तो प्लस हो जाएगा। तो आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा होता है और माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, जबकि -1 का इन्वर्स क्या होगा, -1 और 1 का 1। और लास्ट MCQ जी आज का हमारा क्या है, कहते हैं जी इफ़ A एंड B आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G, देन A B का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा। तो ये एक रिजल्ट है जो कि आपने याद रखना है कि जब ग्रुप की बात हो और A B का होल इन्वर्स हो तो इन्वर्स अलग होकर ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो क्या ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा। ठीक है जी, इसी के साथ आज का लेक्चर अब ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।